तो यहाँ से शुरू है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अभी तक हमने एलपीपी पढ़ी, वो कैसी थी, इक्वेशंस दिया हुआ था और लास्ट में ऐसे टाइप की इक्वेशन थी और इक्वल टू करके कुछ वैल्यू दी हुई थी, तो वो थी हमारी एलपीपी। ठीक है, तो वो जो एलपीपी थी वो इस टाइप से दी हुई होती थी, जैसे देखिए ना इक्वेशंस इसी टाइप की। तो अभी उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम को अभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम करते क्या हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब कोई भी टाइप की, जैसे ये टाइप का था, वो वाला समझाया था ना कि एग्रीकल्चर वाला, उस टाइप में हमें क्या करना था कि कितना प्रोडक्शन होता है, जैसे गाजर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मूली कितनी प्रोड्यूस हो रही है, टमाटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं इतने एकड़ ज़मीन पे। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हेल्प लेते हैं। तो कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी कितने एकड़ पे कितनी रेडिश हम उगाएंगे, कितने टमाटर हम उगाएंगे, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। इन चीज़ों को पता करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। अभी ये वाले इस तरीके से करना तो हमने सीख लिया। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके नाम में ही है कि हम कौन सी चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो किससे रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर दी प्रॉब्लम, अब आगे थोड़ा सा गायब है, इग्नोर। XYZ कोई भी नाम की कंपनी है जिसके 3 इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, मतलब 3 पावर प्लांट्स हैं जो सप्लाई करता है 4 सिटीज़ को। 4 सिटीज़ को क्या सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये जो दे रखी है ना, मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कितने दे रखे हैं, प्लांट 3 प्लांट्स है उसके पास, 1 2 3, प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3। ठीक है, और ये पावर प्लांट जो है वो कितने सिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितने सिटीज़ को करेंगे, 4 सिटीज़ को। तो हमने लिख दिया सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3 सिटी 4। और अभी ये चीज़ क्या है, 8 6, जो एक तरह से मैट्रिक्स जैसा नहीं दिख रही है, 8 6 10 ऐसा करके। तो ये जो है, ये चीज़ क्या है, कॉस्ट है। वो भी किस चीज़ की कॉस्ट है, अगर हम प्लांट 1 से 1 मिलियन किलोवाट, देखिए इधर लिखा है, द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ सेंडिंग 1 मिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्लांट टू सिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अब ये तो एक्चुअल हो क्या रहा है, जैसे प्लांट 1 से सिटी 1 जाने के लिए हमें 8 रुपये कॉस्ट लगती है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम भेजेंगे, अगर 1 मिलियन किलोवाट आवर, तो कितने पैसे लग रहे हैं, 8 रुपये लग रहे हैं। अगर 1 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हम भेजें तो प्लांट 1 से सिटी 1, फिर प्लांट 1 से सिटी 2 भेजेंगे तो 6 रुपये, प्लांट 1 से सिटी 3 भेजेंगे तो 10, ऐसे 9, सेम। ठीक है, तो अभी ये देखा, अभी ये तो इतना तो समझ आ गया, इतना बॉक्स समझ आया। अभी इधर लिख रखा है सप्लाई और इधर लिख रखा है डिमांड। मतलब सिटी 1 की कितनी डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी उसे कितनी चाहिए, और सप्लाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट 1 कितना सप्लाई कर सकता है, तो 35, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिलियन किलोवाट आवर ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई कर सकता है। और इधर लिखा हुआ है डिमांड, मतलब सिटी 1 में मिनिमम इतनी डिमांड है, मतलब 45 मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा से मतलब कम से कम इतनी तो चाहिए, ज़्यादा तो और भी बढ़ सकती है पर कितनी तो चाहिए ही चाहिए। और ये प्लांट 1 की कैपेसिटी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिलियन किलोवाट आवर दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मतलब प्लांट 1 बोल रहा है कि मैं इतना सप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये समझ आया, ये टेबल समझ आई। अभी ये टेबल का बड़ा रूप देखेंगे, देखना जैसे ये टेबल, इतनी छोटी सी टेबल से हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो इसमें जैसे लिखा है ना क्वेश्चन में, फॉर्मुलेट दी एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मीटिंग ईच सिटीज़ पीक पावर डिमांड। मतलब हमें एक एलपीपी बनानी है। वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस क्वेश्चन से हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी दिखती है वो समझ आएगा। ठीक है, तो हमने माना कि जो XI ये जो है ना, ये चीज़ उसकी मैट्रिक्स फॉर्म में देखो, अगर ये इतना पार्ट, ये इतना बॉक्स, इतना, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो ये क्या हो गया, A11 A22 A33 A33 क्या बोल रही मैं, A11 A12 A13 A14 फिर A21 ऐसा करके हुआ। तो इसी चीज़ को इसने लिखा है XIJ से डिनोट किया है। ये क्या है XIJ, हर एक XIJ, X11 X12 X13 ऐसा वाला। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, द नंबर मिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम ith प्लांट टू jth प्लांट सिटी। तो ये जो XIJ है वो क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू डिनोट कर रहा है। मान लो 8 के बाजू में ये जो बॉक्स है, ये जो कॉस्ट दी हुई है उसके साथ ही हमें ये तो कॉस्ट दी है 1 मिलियन किलोवाट आवर की, पर यहाँ से प्लांट 1 से सिटी 1 कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये तो सिर्फ 1 मिलियन किलोवाट आवर की वो क्या दे रखी है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट दे रखी है। पर एक्चुअल में प्लांट 1 से सिटी 1 1 मिलियन किलोवाट आवर से तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा ही चाहिए होगी। इसीलिए XIJ क्या डिनोट करता है कि कितने मिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ith प्लांट, मतलब इधर प्लांट से jth सिटी में जा रही है। मतलब जैसे प्लांट 1 से सिटी 1 में कितनी मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, X11। फिर अगर मैं इसकी बात करती हूँ, प्लांट 2 से सिटी 3 में जा रही है, वो कितनी जाएगी, X23। ठीक है, तो ये चीज़ क्या XIJ क्या डिनोट कर रहा है कि कितने
नंबर ऑफ मिलियन किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसकी कॉस्ट हमें कम करनी है, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट क्या होगी, 1 मिलियन किलोवाट आवर अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट 1 से सिटी 1 तो हमें कितने पैसे लग रहे हैं, 8 रुपये लग रहे हैं। अब टोटल कितने मिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है प्लांट 1 से सिटी 1, x11, तो 8 इंटू x11 इसकी प्लांट 1 से सिटी 1 जाने की टोटल कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो ये हो गया। फिर सेम इनके लिए भी किया, x6 इंटू x12, ये समझ आया टोटल कॉस्ट कैसे निकली, ठीक है। अभी मैंने ये बताया था कि ये जो सप्लाई दे रखी है वो क्या दे रखा है कि प्लांट 1 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं 35 मिलियन किलोवाट आवर। तो अभी ये क्या था, प्लांट 1 से सिटी 1 जाने का कितना इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट 1 से सिटी 2 जाने का कितना इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या बोला था, x12 x11। तो अभी देखिए x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14, मतलब किसकी बात हो रही है, प्लांट 1 से सिटी 1, प्लांट 1 से सिटी 2, प्लांट 1 से सिटी 3, प्लांट 1 से सिटी 4, मतलब इसकी बात हो रही है। इधर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं वो इन सब का सम हम निकाले तो किससे कम होना चाहिए, 35 से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई में दिया हुआ है उससे ये सारी वैल्यूज़ कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट LPP कैसे बनी, ये समझ आया, ये कैसे बनी, कैसे हुआ ये, क्योंकि प्लांट 1 की ज़्यादा से ज़्यादा कितने सप्लाई कर सकता है, ये सप्लाई कर सकता है 35 मिलियन किलोवाट आवर। ऐसे प्लांट 2 की दी हुई है और प्लांट 3 की दी हुई है। मीन्स ये चीज़ जो सप्लाई दे रखी है वो हमेशा कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। फिर आते हैं डिमांड, मतलब सिटी 1 की कितनी डिमांड है, डिमांड मीन्स कि 45 मिलियन किलोवाट आवर तो उसे चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो दिस प्लस यहाँ से देख x11 x21 x31 x11 x21 x31 किससे क्या आएगा साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू 45, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है तो कम नहीं होना चाहिए। इतनी मिनिमम डिमांड है इसकी 45 मिलियन किलोवाट आवर। तो ये बन गई हमारी LPP। ऐसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसी दिखती है, LPP उसकी कुछ इस टाइप की दिखती है। अब आगे जाके क्वेश्चंस में ना ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़, इसका मतलब ये चीज़ है, समझ आया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा आगे के लिए, ये और कहीं काम नहीं आएगा। बस इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो क्या है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है और ये चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, ठीक है। तो ये हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिखती कैसी है। यहाँ पे कोई प्लांट या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया होगा और यहाँ पे जैसे सिटी दी हुई है, तो प्लांट 1 से सिटी 1, और बाकी प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे ना तो उसमें ऐसे दे रखा था। हाँ, जैसे कि एक कोई भी पॉइंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रहा है, जैसे फ्रॉम टू लिखा हुआ है ना, दिस टू दिस प्लेस टू दिस प्लेस, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, वो चीज़ ये चीज़ क्या हो गई, उसकी कॉस्ट हो गई। यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको बोल दिया ओरिजिन और इधर वालों को बोल दिया डेस्टिनेशन, मतलब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ दिया होगा। आगे चलते हैं तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है, इन पे मैं नहीं जा रही हूँ। मेन पे आते हैं, यहाँ पे वो बस स्टोरी लिखी हुई है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसने पहली बार फॉर्मुलेट की थी, उनका नाम है हिचकुक, कब की थी वो लिखा है। फिर इधर भी नाम लिखा हुआ है जिन्होंने आगे फर्दर उसके ऊपर काम किया है, ठीक है। तो मेनली आते हैं अब इस पर। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी दिखी, ये दिख रहा है ओरिजिन मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1, ऐसे करके टेबल होगी। उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़, इसको काउंट कर लो। तो ये क्या हो गया, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ रोज़, n क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, m है। तो सप्लाई कितनी होगी, m होगी जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, डिमांड कितनी होगी, n होगी जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। और हमेशा ये जो यहाँ पे एक तरह से मैट्रिक्स ही समझना, हाँ इसे, ये जो है तो ईजी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कॉस्ट है, ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1 जाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, C11। तो ये कॉस्ट कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, CIJ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और अभी ये भी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है मुझे नहीं पता पर हर जगह पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना समझ आया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी दिखती है। और यहाँ पे उसी की LPP लिखी हुई है, याद है, CIJ कॉस्ट इंटू x11 x22 ऐसे करके लिखा था। ये हमारी Z बनी थी, फिर उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ बनी थी, ठीक है। तो ये उसी टाइप का। अभी इसी पे आते हैं, एक चीज़ समझानी थी। जैसे ये वाली टेबल थी, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 4 है, मतलब m है हमारे 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। तो इतना बताओ कि इसमें कितने सारे
में कितने सारे वेरिएबल्स बनेंगे, कितने वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे x1 x2 ऐसे करके बात हो रही है ना, x1 में x2, तो कितने वेरिएबल्स होंगे, वो होंगे m इंटू n। ये याद रखना, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और ये हो कैसे रहा है, ये दिख रहा है इसमें काउंट भी करे तो 1 2 ये 4 4 4, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं, 12, विच इज़ 3 इंटू 4, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे निकलना है, m इंटू n। तो कितनी भी बड़ी टेबल दे रखी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें काउंट करने नहीं जाना है, डायरेक्ट देख लो यहाँ से कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने होंगे, कंस्टेंट्स मीन्स ये इक्वेशंस कितनी बनेगी, उसका फॉर्मूला होता है m प्लस n। इस केस में कितनी बनेगी, 7 बनेगी। तो 7 बनी, 1 2 3 4 5 6 7 बनी। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये पेज समझ लिया था, ये हो गया ये वाला, फिर ये हो गया, भी आते इस पर, इसमें ये चीज़ भी वही लिखी है और यहीं से लिखा है, देखिए हैविंग इतने वेरिएबल्स m क्रॉस n एंड m प्लस n कंस्टेंट्स, ठीक है। अभी ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट याद रखना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ A इज ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n एंड कोफिशिएंट, इसी चीज़ का अगर मैं ये मैट्रिक्स का मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स पूछूं तो क्या होगा, यहीं पे मैट्रिक्स बना दो। तो ये चीज़ क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वैल्यूज़ वाला। अभी वो क्या लिखा है, कितने डायमेंशन का होगा, m क्रॉस n, m रोज एंड कॉलम, तो m क्रॉस n इस केस में क्या होगा, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब लिखे ऑल एंट्रीज आर इधर 1 और 0। अब ये इसका मतलब क्या, जैसे जहाँ जहाँ कुछ वैल्यूज़ दी हुई, जैसे 8 6 10 9 ऐसा करके दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यूज़ दिए वहाँ 1 1 आएगा। मतलब इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स में बना हूँ, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 4 का बनेगा, और उसकी सारी एंट्रीज कैसी होगी, 1 1 1 वाली, क्यों हर एक जगह पे क्या है 1 1 1 दिया हुआ है, मतलब हर एक जगह पे क्या है, वैल्यू दी हुई है कुछ ना कुछ, इसीलिए इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी ऐसी। अभी इसमें बोला इधर 1 और इधर 0, तो 0 कब होगी, जब कोई वैल्यू ना दी हो। जैसे याद है असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी देखा था कि दिस ये प्लस करो ये प्लस करो, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो वो बैलेंस्ड है, और अगर इक्वल नहीं आते मतलब अनबैलेंस्ड है, तो हम क्या करते थे, एक रो ऐड करते थे 0 0 वाली, याद है 0 0 वाली, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे 0 0 आ जाता है। तो यही मतलब है, बस मेन ये है कि अगर MCQ में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 टाइप की होती है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड, जो भी बात हो रही है उसमें हमें क्या करना है, समेशन AI इक्वल टू समेशन BJ। इसका मतलब क्या कि सप्लाई किसकी इक्वल होनी चाहिए, डिमांड के, वही है जैसे ट्रांसपोर्ट उसमें करते थे ना असाइनमेंट प्रॉब्लम में, वैसे ही ये सप्लाई वाला प्लस ये इन सब का प्लस कर दो, 35 प्लस 50 प्लस 40, वो जो आया वो किसकी इक्वल आना चाहिए, इसको प्लस करो डिमांड को, 45 20 30 30 इनको प्लस करके ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी कहलाएगी, बैलेंस्ड। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आते तो अनबैलेंस्ड, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा भी है कि अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारी, तो उसको बैलेंस्ड बनाया जा सकता है बाय एडिंग डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यहाँ पे है, मतलब कॉलम में कुछ कॉलम, एक अलग कॉलम ऐड कर दो या फिर रो ऐड कर दो, ठीक है। अभी सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, पहले हम निकालते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, पहले निकालते हैं इसको ऐसे बोलते हैं IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम क्या निकालें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जब हमें ये मिल जाता है तो हम जाते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब क्या, कि वो XIJ की वैल्यूज़ जिन पे हमारी कॉस्ट कैसी आ रही हो, मैक्सिमम आ रही हो, कॉस्ट तो वैसे तुम कॉस्ट कैसी आ रही हो, सॉरी मिनिमम आ रही हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो, मतलब LPP या तो मिनिमाइज़ की हो सकती है या मैक्सिमाइज़ की हो सकती है। मिनिमाइज़ की भी हो तो हमें जिन वो वाले पॉइंट चाहिए जिन पे कम से मिनिमम कॉस्ट आ रही हो, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम मेन काम किस पे करेंगे, अभी हम काम करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे, ठीक है। अभी देख इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा होता है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, MMM, मैं तो ऐसे ही डिनोट करती हूँ, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर आएगा VM मतलब वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सबसे टफ ये होता है और सबसे अच्छा मेथड ये होता है, क्योंकि अभी ये पहले हम निकाल रहे हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिर इसके बाद हम कैसे क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो, तो हम ज़्यादातर ट्राई करेंगे VM यूज़ करना, क्योंकि जैसे अगर
इसमें क्या होता है कि बार बार करना पड़ता है जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं आ जाता। जैसे उसमें भी हमने पढ़ा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम तूने पढ़ी है ना, उसमें भी देखा है कि जब तक हमारा सही से सोल्यूशन नहीं आता तो हम बार बार करते थे। तो होता है क्या है कि सबसे कम मतलब मान लो 2 बार इसमें किया, 4 बार हमने वही बार बार रिपीट किया, तब जाके हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला। फिर देखेंगे इसमें किया तो इसमें मान लो 3 बार हमने बार बार किया तो मिल रहा है। और वीएम में क्या होता है कि 1 बार में मिल जाता है या 2 बार में मिल जाता है, मतलब कम बार करने में ही हमें डायरेक्ट सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए मोस्ट प्रेफरेबल होता है वीएम, सबसे कम एरर इसमें होता है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, मतलब अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना हो तो एडवाइस यही होती है कि ये यूज़ करो, मतलब कंपलसरी नहीं है, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। तो ये हो गया ये 3 मेथड्स। अभी देख ये जो तीनों मेथड्स है उसकी बहुत अच्छी वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे देखी है, तो वो मैं तुझे भेज भी दूंगी और उसकी अपने प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दूँगी। एग्जैक्ट सेम है। फिर तो खुद से क्वेश्चन ट्राई करना, कहीं पे भी अटके तो मुझे बोलना, ठीक है? कहीं पे भी अटके तो फिर अगर फिर अटकती है तो फिर मैं तुझे समझा दूंगी वीडियो बना के, क्योंकि जब तक तू खुद से ट्राई करेगी नहीं ना तब तक तो होगा नहीं। और वो सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही समझा रहे हैं जैसे मैं समझाऊंगी। तो एक बार कोशिश करना, ट्राई करना, ना समझ आए तो बोलना, ठीक है? तो अभी छोटी मोटी थ्योरम है, ये भी बता देती हूँ मैं। कोई फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है, मतलब सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन। क्या कि ये जो है ना बैलेंस्ड होनी चाहिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस्ड है इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो बैलेंस नहीं है तो नहीं करेगा, और बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस बना सकते हैं हम डमी रो या कॉलम ऐड करके। तो ये थ्योरम इसकी गारंटी देती है कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस्ड है तो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी अगली थ्योरम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है, उसके बाद आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बोलती है कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, फिर आते हैं अगली थ्योरम पे। अगली थ्योरम तो नहीं, यही वाली थ्योरम है, पर उसमें बोल क्या रहे हैं कि जो हम बेसिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, वो तूने अगर शिल्पा मैम वाली वीडियो मेरी देखी होगी ना, जिसमें हम निकाल रहे हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसमें मैंने समझाया है कि ये चीज़ होता क्या है, बेसिक वेरिएबल्स होते क्या है। पर अभी के लिए बस इतना याद रख कि हर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो कि बैलेंस्ड है उसकी फिजिबल सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, m + n - 1। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें -1, इतने उसके बेसिक वेरिएबल्स होने चाहिए हर स्टेज पे। अब ये धीरे धीरे समझ आएगा क्या बातें हो रही हैं। जैसे याद है उसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम नहीं करते थे, गोला गोला लगा रहे थे, तो वो गोला हम चेक करते थे ना काउंट कर करके कि ये जॉब 1 2 मशीन कितने होने चाहिए। अगर कितनी जॉब्स थी, जैसे 5 जॉब है तो ये सर्कल कितने होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए। याद आया कुछ ऐसा ही कुछ इस टाइम पर इसमें है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो जब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करेंगे तब इतने वेरिएबल जो हम सर्कल की बात करेंगे वो चीज़ क्या है, m + n - 1, इतना ही होना चाहिए। जैसे इस केस में था ना एग्जैक्ट सेम, उसमें भी सर्कल कितने होने चाहिए, m + n - 1, बस इतना ही है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी इसके बाद मेन ये है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन तीनों मेथड से निकालना सीखे, प्रैक्टिस करें।